स्वागत है आपका वाइज अनफिल्टर्ड के तीसरे एपिसोड में। बिल्ट फॉर फाउंडर्स बाय फाउंडर्स। सेपरेट एचआर भी चाहिए होगा टीम को मैनेज करने के लिए, एक सॉफ्टवेयर भी चाहिए जो एचआरएमएस सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं वो सारी चीजें मैनेज कर सके। वो एक सर्टेन कौन से लेवल पे जाके हमें देखना चाहिए। व्हाट इज योर रिक्रूटमेंट बिजनेस? आप किसके लिए हायरिंग कर रहे हो? लीडरशिप क्वालिटीज क्या होनी चाहिए या उन्हें कैसे बिल्ड किया जा सकता है। आपके पास एडवांटेज है जो किसी के पास नहीं है, वो ये है कि दैट यू नो योर बिजनेस, यू नो हाउ टू प्लग मी इन एज अ फ्रेशर एंड हाउ टू प्लग मी आउट एंड गिव अनदर जॉब, गिव अनदर सिनेरियो। एक हाई परफॉर्मिंग टीम कल्चर कैसे बिल्ड कर सकता है एक स्टार्टअप? व्हाट काइंड ऑफ कल्चर? वन कुड बी कोऑपरेटिव और a supportive system, which is a culture, which is a team building is a culture, technology is a culture. एज अ स्टार्टअप फ्रेशर्स हायर करें या मैनेजर लेवल की पोजीशन या थोड़े एक्सपीरियंस लोग। स्वागत है आपका वाइज अनफिल्टर्ड के तीसरे एपिसोड में, बिल्ट फॉर फाउंडर्स बाय फाउंडर्स। मैं हूं आपका होस्ट मानवेंद्र चौधरी और आज हमारे साथ है रामेश्वर प्रकाश जी, जिनको 8 years ऑफ एक्सपीरियंस है इनटू एचआर, लीडरशिप, हायरिंग एंड अदर एक्सपर्टीज। सो आज आप उनसे समझेंगे एज अ स्टार्टअप हम अपने यहाँ पे कैसे हायरिंग कर सकते हैं, कैसे रिटेंशन कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें जो उन्होंने अपने 28 years ऑफ एक्सपीरियंस में गैदर किए हैं। आज हम समझेंगे कि वो हम अगले 1 घंटे में सम अप कर पाए। वेलकम रामेश्वर जी, कैसे हैं आप? बस ठीक है, थैंक यू मानवेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे इस शो में लेकर के और मुझे ये अवसर देने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू because any knowledge that I have gathered over a period of time is useless unless I share it with people and try to help the industry and people in general. So I will try to do that, whatever way and up to what content I can do that. Let's see. I'll try that. I will start with a scenario that अगर मुझे कहा जाए कि मैं इसको एक वर्ड में स्टार्टअप सिस्टम को क्या नेम करूं, बिकॉज कोई भी कंटेंट किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होता है कि उसको समग्रता में देखा जाए, टोटलिटी में देखा जाए। मैं अकेले एचआर डिपार्टमेंट तो नहीं चला सकता, कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं चल सकता। मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो और सारी डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग हो, आचार हो, सभी मिलकर के एक कंपनी को क्रिएट करते हैं और उसको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो ये होती है कि ये और दूसरी बात ये कि जो स्टार्टअप है, मैं इसको दूसरा छोटा रेवोल्यूशन कहूंगा, बिकॉज स्टार्टअप ने पूरी एनवायरनमेंट बदल दिया। हम लोग जैसे कि ना, ये एक इकोसिस्टम है जो स्टार्टअप का अंदर आया है और स्टार्टअप को हम एलिमिनेट नहीं करते हैं कि स्टार्टअप एक अलग चीज है और करंट इंडस्ट्री या प्रिवेलेंट इंडस्ट्री सिस्टम अलग है। बट हाँ, एक दूसरे की लर्निंग तो है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस है। तो जब हम रिक्रूटमेंट के पार्ट पे जाते हैं, हमें समझना पड़ता है कि आज कंपनियां, अभी तक मैं दोनों को कंपैरिजन करता हुआ चलूंगा और स्टार्टअप को फोकस दे दूंगा, करती नहीं है। उनके पास एक लंबे लहीम शहीम रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, रिक्रूटमेंट के लिए पीपल होते थे और हैं। अब ऐसा है कि जो स्टार्टअप, अगर हम एज्यूम करें कि कोई स्टार्टअप है, उसके पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है और ना ही कि वो कॉम्पिटेंस को वो जानता है कि हमें एक रिक्रूटमेंट का कॉम्पिटेंट बंदा चाहिए। तो अब क्या हो गया है कि मेनी कंपनीज इन दिस सेगमेंट, जो उनके प्रमोटर्स हैं, जो उनके ओनर्स हैं, कई सारे उस चीज को, स्टैंडिंग को कर रहे हैं। जब हम स्टार्टअप के सिनेरियो में रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो हमारे को दो चीजों का मेंटेन करना है, अपनी कॉस्ट को संभालना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को लीन बना के रखना है और डिजायर्ड रिजल्ट, उसमें हम अफोर्डेबिलिटी है तभी हम कर पाएंगे। स्टार्टअप के हर सेगमेंट में ये जरूरत है। अब हम इसको क्या, जैसे अगर हमें स्टार्टअप एक ऐसा है जिसमें बल्क हायरिंग होनी है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करना पड़ेगा, जो टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। स्टार्टअप को टेक्नोलॉजी का यूज हमेशा करना चाहिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे कोई भी हो सेक्टर हो उसका। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ऐसा स्टार्टअप हमारा है, हम उसको कोई भी नाम दे सकते हैं और जो भी होगा, अगर हमें उसमें बल्क हायरिंग करनी है तो हम क्या करते हैं, पुराने टाइम में हम क्या करते हैं, रेगुलर कन्वेंशन सिस्टम में क्या करते हैं, हम सीवी मंगाते हैं, 50 बच्चों के सीवी मंगाए, 50 एम्प्लॉइज के सीवी मंगवाए और उसके बाद उनको किया, सॉर्टिंग करने के बाद उसमें से 30 लोग निकाले, 30 लोगों की इंटरव्यू चालू करी, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और फिर उसके बाद गए। टाइम कंज्यूमिंग, मनी कंज्यूमिंग, एम्प्लॉय कंज्यूमिंग, सब कुछ है। इसके लिए तरीका क्या निकाला या क्या निकाल सकते हैं, हमारा एक क्वेश्चनेयर तैयार होगा जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनेयर होगा, फीड कर दिया जाएगा कंप्यूटर में। दैट मीन्स आप कैलकुलेट करते चले
मैन पावर रिक्वायर्ड नंबर 1, जिससे हमने वो सारी कुछ फीडिंग करा दी, कंटेंट हमने प्रिपेयर किया, उसको करा ली, उसके बाद हमने उसमें जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उसकी भी फीडिंग करा ली। अगर हमारे पास 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग, जो भी है, लोग आए सवेरे मेरे पास, अगर मान लें 9:30 जो भी है, तो उस समय मैंने उनको वो एडमिनिस्टर कर दिया। उन्होंने पेपर पे वो साइन कर बना के बॉक्सेस या जैसे भी करके आंसर कर दिया। वो आंसर शीट मेरे उसी एक आदमी ने 3 घंटे में पंच कर दी, और पंच करने के बाद मेरा कैलकुलेशन हो गया यस नो के हिसाब से। मुझे पता चल गया कि इसमें से ये 33, 34, 35 लोग हैं मेरे काम के, बाकी बात खत्म हो गया। उसके बाद मैंने उसी समय, क्योंकि मेरे पास सेकंड राउंड भी तैयार था, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 10 लाइन के, 5 लाइन के, 5 वर्ड के, जो भी है किए, वो भी उन्होंने कर लिए थे, उसकी भी मार्किंग हो गई। तो बेसिकली 2 घंटे के अंदर मैंने 60 कैंडिडेट्स का स्क्रीनिंग कर लिया और मेरे पास 30 बच्चों के नाम आ गए। तो मेरे को कॉस्ट सेव कर ली, नंबर 1। मैंने टाइम सेव कर लिया, नंबर 2। मेरी सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस सुबह 9:30 शुरू होकर के बाय 12:31 कंप्लीट हो गई इतनी। अब मेरे पास रह गई सिर्फ प्रॉपर इंटरव्यू की। जब मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने उनको 3 बकेट्स बनाया, एक बनाया ग्रीन, एक बनाया येलो, एक बनाया रेड। नॉर्मल जैसे ये सभी को मालूम है कि क्या नाम इनके होते हैं। ग्रीन इज क्वालिफाइड, अंडर कंसिडरेशन या सुटेबल कुड बी येलो, एंड रेड इज आउट। ये मेरे कंप्यूटर ने ही इन 50-35 बच्चों को उनमें डाल दिया। तो मेरे पास ग्रीन के लोग आए, तो मेरे पास ग्रीन के बचे 12। दिस कुड बी एन एब्सर्ड नंबर, बट देन आइडिया ये है। तो 32-35 में से मेरे पास 12-15 लोग बचे जो कि ग्रीन में है, और उसके बाद मेरे पास 8 लोग बचे जो कि येलो में है। तो बाकी रेड को मैंने किनारे करा। तो अगेन 3:30-4 बजे दिन तक मेरे को मालूम हो गया कि मेरे पोटेंशियल कैंडिडेट ये ग्रीन वाले हैं, और मेरा जो बैकअप है या जो मेरे पास वेट लिस्टिंग हो रही है वो इन लोगों की हो रही है, येलो की। तो बाय एंड ऑफ द डे मेरे पास ये चीज क्लैरिटी आ गई। वो सारे लोगों की नेक्स्ट डे अनदर 2 आवर्स में मैंने इंटरव्यू कर ली, मार्किंग कर ली, फील्डिंग कर ली, मेरिट लिस्ट बन गई। मेरिट लिस्ट बनाने में 10 मिनट लगने हैं, सॉर्टिंग है वो। तो ये करने के बाद मेरे पास एक लिस्ट तैयार हो गई जिसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट आ गए। उन कैंडिडेट्स का मैंने अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया। तो एट द मोस्ट 2 डेज में मैंने 50 लोगों का इंटरव्यू करके उसमें से 12-15 जो भी निकालने हैं वो निकाल लिए। I have saved cost, I have saved infrastructure cost, I have saved manpower cost. At the same time, I have quantified everything and qualified people are there. So हमें ये सिस्टम करने पड़ेंगे जब यूजिंग टेक्नोलॉजी। 2, जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि पर्सन इन पर्सनैलिटी इज यूजफुल फॉर माई कंपनी, मीन्स माई स्टार्टअप काइंड ऑफ सिनेरियो। तो हम उसकी वो असेसमेंट करते हैं इंटरव्यू में। वो हमारे लिए जरूरी है ये जानना कि उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होने वाली हैं, क्योंकि अभी हमें उसकी ऑन द जॉब एक्सपेक्टेशन नहीं मालूम, लेकिन उसकी थॉट प्रोसेस में क्या एक्सपेक्टेशन है ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये 2 फैक्टर्स ऐसे जो रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी, हम इसको कर रहे हैं, आज कंपनियां कर रही, और हमारा मानना है कि एज द कंपटीशन ग्रोज, कंपटीशन इज नॉट ओनली अमंग द इंडस्ट्री, कंपटीशन इज बिटवीन 2 सेगमेंट्स आल्सो, दैट इज अ रेगुलर सेगमेंट, आई मीन अ कन्वेंशनल सेगमेंट एंड द स्टार्टअप सेगमेंट। क्योंकि स्टार्टअप सेगमेंट वो है जो अब इट इज गोइंग टू बी हियर। ये ऐसा नहीं है कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद खत्म होने वाला है, या हो गया होगा, या हो जाना चाहिए। नो, तो ये रहना पड़ेगा। इन चीजों को हमें रिक्रूटमेंट में देखना पड़ेगा। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ मैन पावर, कॉस्ट कटिंग या कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये 3 चीजें हमें देखनी है, और इसकी कन्वेंशनल सिस्टम से हटना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कन्वेंशनल सिस्टम नहीं करेंगे। कन्वेंशनल सिस्टम कैसे यूज करेंगे? कन्वेंशनल सिस्टम वहां करेंगे जहां आपको बहुत सीनियर बंदे या मिडिल लेवल के एम्प्लॉइज चाहिए जिनके लिए आप अफोर्ड कर सकते हैं उतनी कॉस्ट डालना। अगर आपको एक मिस्टर, मैं नाम ले लूं, किसी का भी नाम ले सकता हूं, आपका और अपना लूंगा जिसमें कोई रिस्क नहीं होगा। मिस्टर मानवेंद्र नाम का एक व्यक्ति है जो मैंने जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी के लिए चाहिए, जिसकी 12 साल की 15 साल की एक्सपीरियंस है। तो उसको रामेश्वर नाम का जो रिक्रूटर है, जिसकी रिक्रूटिंग कॉस्ट ज्यादा है, जिसकी सैलरी ज्यादा पे करते हो, उसको लेंगे आप। लेकिन अगर आपको मानवेंद्र नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी 1 साल की सीनियोरिटी है, जिनसे आपको उस तरीके का काम लेना है, तो रामेश्वर की कॉस्ट आप बेकार पे करोगे। तो आपको वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन अपना देखना पड़ेगा। ये रिक्रूटमेंट का कॉन्सेप्ट आ चुका है, ये कोई नया नहीं मैं कह रहा हूं, ये ऑलरेडी आ चुका है।
और ये और स्ट्रेंथन हो रहा है। इसका जो फनी पार्ट है, फनी तो नहीं, इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इस चीज को लोग रिवर्स भी कर रहे हैं। माने ये जो प्रोसेस मैंने स्टार्टअप में लगाया, इसको अब रेगुलर कंपनियां अपने रेगुलर सिस्टम और रिक्रूटमेंट में चलेगी। मैं कई कंपनियों के नाम बताना मेरे ठीक नहीं होगा, लेकिन कई कंपनियों का मैं क्योंकि कंसल्टिंग करता हूं, मैं किया है मैंने, जो कि बड़ी कंपनियां हैं, जो 1200 करोड़ की कंपनी है, जो 800 करोड़ की कंपनी है, उसके रिक्रूटमेंट आप सोच सकते हैं कि कितने हैवी मनी के होते होंगे। उनमें भी मैंने कन्वर्ट करा दिए हैं। इट इज इजी एंड गुड फॉर एवरीवन। तो रिक्रूटमेंट थोड़ा सा ऐसे करना चाहिए हमें, और आई विल रिकमेंड। सो व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि अगर हम जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन हायर कर रहे हैं या फिर कोई सीनियर लेवल पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं, देन इट्स वर्थ कि हम वहां पे रिक्रूटमेंट में ज्यादा टाइम लगाएं, ज्यादा कॉस्ट भी लगाएं। लेकिन अगर फ्रेशर में हायरिंग कर रहे हैं, देन वहां पे लेस कॉस्ट में हमें करना पड़ता है। लेस कॉस्ट में करना चाहिए। उसकी वजह ये भी है कि आप जो एज अ स्टार्टअप काम करेंगे, अगर हम उसको 3 लोगों में बांटे, पीपल, सीनियर लेवल, मिडिल लेवल एंड जूनियर लेवल, तो कम से कम ये 3 लेवल तो हर जगह ही होते हैं मोटे तौर जनरली स्पीकिंग। तो उसकी इसमें और सबसे ज्यादा हायरिंग जूनियर में होगी, फिर मिडिल में होगी उससे कम, और सीनियर में उससे भी कम। तो आपकी वहां से कॉस्ट आप कम कर ले जाएंगे एज स्टार्टअप, जिसमें आप, और वो कॉस्ट जो कि रिडंडेंट कॉस्ट है, जिसको मैं रिडंडेंट कॉस्ट कहता हूं, बिकॉज आप जब आज कॉस्ट करते हैं तो ये कॉस्ट टेंजिबल, इंटेंजिबल, सीन अनसीन भी होती है। जब मैं रिक्रूटमेंट की टेबल पर बैठता हूं तो मैं अपने ऑफिस से छोड़ता हूं, मेरे ऑफिस के रूम में का काम हर्जा करता हूं, आपकी वो भी तो कॉस्ट है, उस कॉस्ट को कट करिए। जब मैं वहां बैठता हूं, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है, एक आदमी होगा, एक अटेंडेंट होगा, मैं घंटियां बजाऊंगा, वो लाएगा, वो सब भी तो होती है, वो सब कम करेंगे। तो ultimately it will reflect in the balance sheet of the company. So इसको हम स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सपोज वाइज हायरिंग कर रहा है। करेंटली हम 5 लोगों की टीम है एंड वी हैव नो एचआर। अभी हमारे पास कोई एचआर नहीं है, कोई एचआर सिस्टम नहीं है। हम एक गूगल शीट से सारी चीजें रन करते हैं, उसी में हम सारे टास्क करते हैं, उसी में अपने KRA KPIs सारी चीजें हम अभी गूगल शीट से मैनेज करते हैं। सो एज पर योर एक्सपीरियंस, हमें कौन से लेवल पे जाकर के एक एचआर की जरूरत होगी एक कंपनी को या एक स्टार्टअप को, कि लाइक ये एक राइट टाइम है जहां आपको एक सेपरेट एचआर भी चाहिए होगा टीम को मैनेज करने के लिए, एक सॉफ्टवेयर भी चाहिए जो HRMS सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीजें मैनेज कर सके। वो एक सर्टेन कौन से लेवल पे जाके हमें देखना चाहिए? 2 चीजें आएंगी। आपका जो बिजनेस है, सपोज हम रिक्रूटमेंट के बिजनेस की बात करते हैं, तो व्हाट इज योर रिक्रूटमेंट बिजनेस? आप किसके लिए हायरिंग कर रहे हो? If it is kind of a thing, because there are companies and there are agencies who are doing into bulk hiring only. They are doing it for banks. Banks कौन से? कोई सभी बैंक हो सकते हैं जो क्रेडिट कार्ड बेचते हैं, जो हाउसिंग लोन बेचते हैं, which is bulk hiring. They are not on the rolls of bank, but they are the subordinate, they are the support companies. अगर आप उनके लिए हायरिंग कर रहे हो तो लेवल कम हो गया, लेवल कम माने नीचा हो गया, लोअर लेवल हो गया, तो उस केस में आपको अभी खुद ही कर लेनी चाहिए। प्रॉब्लम ये सिर्फ एक आएगा कि आप उतनी बल्क हायरिंग तो करने के लिए कोई आदमी लगा सकते हो, तो आप एक आपके पास होगा आदमी जो कि इन टेक टूल्स को यूज करके कर लेगा, क्योंकि इसकी करेस्पॉन्डिंग टूल्स लगाओगे ना। जो सपोज ABC बैंक है मान लेते हैं, तो ABC बैंक से आप बात कर लेंगे कि मेरे टूल से जो इंफॉर्मेशन है वो उसके में सीधे ट्रांसफर होगी, तो आपके यहाँ कुछ खर्चा ही नहीं हो रहा है। वही आदमी जिसका नाम PQR है, वो PQR ही डी को कर रहा है, सॉर्टिंग कर रहा है, और वो उसको ट्रांसफर करता है, जैसे अकाउंटिंग में आप करते हो, जैसे HR टू अकाउंटिंग होता है, मेरी अटेंडेंस शीट बनती है, वो सारी चीजें HR करने के बाद उसको ट्रांसफर करते हैं, और फिर अकाउंटिंग तो सेम वे। ये तो पैकेजिंग बनाओगे और चेंज कर दोगे, उसको शिफ्ट कर दोगे, तो आपका सेम होगा। अभी अब सवाल दूसरा आपका था कि मुझको कब एक्सक्लूसिव HR चाहिएगा या कब मुझे HR के बंदे लगाने चाहिए। बिकॉज HR लेवल पे वो अभी से वाइज में देखे या किसी भी स्टार्टअप में देखे तो हमें बल्क हायरिंग नहीं करते यूजुअली, वो वेरी लिटिल स्टेज। अभी हम तो हैंड पिक करते हैं लोगों को कि एक पर्सन करके ला रहे हैं या मंथ में 2-3 पर्सन ऐड किए, तो बहुत स्लो हायरिंग प्रोसेस है, बहुत कम मेंबर्स ही आते हैं यूजुअली स्टार्टअप में। जैसे अभी हमने लास्ट ये मेरी वही बात हुई जो मैं शुरू करी थी जो बात, सॉरी, कि इनिशियल सिनेरियो में विज नाम के स्टार्टअप को
एचआर की जरूरत नहीं है। जो उसके प्रमोटर्स हैं उनमें से कोई ही इस काम को कर सकता है। तो आपने वही बात रिपीट करी एक्चुअली मेरी बात पे रीइंफोर्स करा है। तो आप अभी 5 लोगों की टीम है, 6 लोग आप लोग हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति जो एचआर में थोड़ी इंक्लिनेशन रखता हो या फिर सीख भी सकते हैं, थोड़ा सा कर सकते हैं, और रिक्रूटमेंट ऐसी चीज है उसको प्रैक्टिस करके आप कर ले जाते हैं, तो आपको अभी आदमी लेने ही नहीं चाहिए। हाँ, जिस दिन आपको लगे 2 चीजें कि मेरे को जो हायरिंग करनी है वो ज्यादा कॉम्पिटेंट लोगों की करनी है। अगर आपको मटेरियल मैनेजमेंट के सीनियर मैनेजर की हायरिंग करनी है तो आपको थोड़ी सी एचआर का ज्यादा इनपुट चाहिए, वो चाहिए, तभी आप लेंगे। बल्क हायरिंग में उतनी जरूरत नहीं है। अगर आज बल्क भी हायरिंग हो तो भी जब टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो कितनी चाहिए, एक ही बार तो केपीआई बनने वो बता लोगे आप। आपने एक कंसल्टेंट हायर कर लिया, आपने किसी एक कंसल्टेंट को हायर कर लिया, उसे केपीआई बनवा लिए, केआरए बनवा लिए, उसके बाद तो पंचिंग है। तो आपने मेरी एज अ कंसल्टेंट एक सिर्फ मेरी कंसल्टिंग फीस दी ना, नो अदर लायबिलिटी, और उसके बाद आपके यहाँ से सब कुछ टेक्नोलॉजी से हो रहा है। यूजुअली स्टार्टअप्स को किस तरीके की हायरिंग करनी चाहिए? बिकॉज़ दोनों तरीके के लोग अवेलेबल होते हैं मार्केट में। वन इज़ कि फ्रेशर आप बिल्कुल कॉलेज से ले रहे हो या फिर इंटर्न लेवल पे ले रहे हो। सेकंड वन इज़ आप एक्सपीरियंस लोग लेके आ रहे हो 3, 4, 5 साल का जिनको एक्सपीरियंस है। तो यूजुअली फ्रेशर्स के साथ तो चैलेंज ये होता है बिकॉज़ उनको कोई नॉलेज नहीं होता, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। फ्रेशर्स हायर करें या मैनेजर लेवल की पोज़ीशन या फिर थोड़े एक्सपीरियंस्ड लोग एज़ अ स्टार्टअप? बिकॉज़ हमें बहुत स्पीड में चलना होता है, मल्टीटास्किंग बहुत है। बिकॉज़ अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिक लेट्स सपोज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए लेके आया, तो मेरे को लगता है मैं उसको एसईओ भी करवा रहा होऊँगा, कंटेंट राइटिंग में भी हेल्प लेनी पड़ सकती है। तो काफ़ी सारे हेड्स एक ही पर्सन को लेनी होती है। तो जब एक एक्सपीरियंस किसी प नीश में हो जाता है पर्सन तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि किस तरीके के लोगों को हायर करें। ये डिपेंड करता है कि जो आप जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं, जिसकी भी करें, या जैसे सोशल मीडिया के ऊपर काम करना है, जो जो बंदे जो लोग, सॉरी बंदे वर्ड आई शुड नॉट यूज, जो भी एम्प्लॉय ऐसे होंगे जिनको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, वो उनकी प्रॉब्लम आती है फेमिलियराइजेशन की। आप जो बात कह रहे हैं कि जूनियर का फेमिलियराइजेशन ही नहीं होता है, उसको टर्मिनोलॉजी ही नहीं मालूम होती है, या टर्मिनोलॉजी मालूम होती है तो क्या यूज कर रहा है इसको नहीं मालूम, तो उतनी यूज उसके बाद नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आई एम हिज सीनियर मैनेजर हु हैज 8 इयर्स 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, फिर मैं काम करा लूंगा, तब तो लीडरशिप की बात आ जाएगी। लेकिन हाँ, जो भी आपको एम्प्लॉइज लेने हैं उनकी एक फेमिलियराइजेशन होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि फिर तो कभी कोई ट्रेनिंग लिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि फेमिलियराइजेशन नहीं होगा। फेमिलियराइजेशन के लिए जरूरी होता है आप उसको इंडक्शन, आपको थोड़ा सा पैसा इंडक्शन या ट्रेनिंग में डालना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होगा। यानी कि जैसे आपने बहुत ही ऑलमोस्ट फ्रेशर या 6 महीना 1 साल की बस इवन इफ थ्योरेटिकल नॉलेज के बंदे को लिया है, कि व्यक्ति को लिया है, तो आप उसको 6 दिन की 5 दिन की ट्रेनिंग दे सकते हैं, और उसके बाद वो ऑन द जॉब चला जाएगा, और फिर ऑन द जॉब लर्निंग होगी, जिसको कि उसका मैनेजर कहा जाता है एचआर पार्लेंस में, दैट द फर्स्ट ट्रेनिंग मैनेजर इज द बॉस, दैट वी हैव टू यूज। 6 महीने की उसको आप कर लिया, उसको 6 दिन का ट्रेनिंग दिया या 5 दिन में जो भी ट्रेनिंग दिया, जिससे उसका फेमिलियराइजेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर फेमिलियराइजेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एटसेट्रा एटसेट्रा हो गया। उसके बाद आपने उसको 3 महीने के लिए इंटर्न बनाया या 6 महीने का इंटर्न बनाया, और उसके बाद उसको रेगुलर कर दिया। तो जब आप उसको ये रेगुलर, इसमें फायदा क्या होता है कि इस तरीके से जब आप उसको कैरियर पाथ भी दिखा देते हैं तो उसकी भी समझ में आ जाता है, उसकी भी लॉन्गेविटी बढ़ जाती है कंपनी में, और आपको फायदा मिलता है कि वो चांसेस आर स्लाइटली बेटर दैट द फेलो विल कंटिन्यू विद यू रादर देन फ्लाइंग ऑफ। और उसके बाद एज बॉस, एज आई सेड कि बॉस इज द फर्स्ट ट्रेनिंग मैनेजर, वो मेरा काम है कि उसको मैं ट्रेनिंग करूंगा, सारे नुआंसेस ऑफ द जॉब से कराऊंगा। गॉट इट। सो यूजुअली स्टार्टअप में तो फाउंडर ही उनके मैनेजर होते हैं। जैसे मेरी जो टीम मेंबर है वो मैं हूँ, मेरे को-फाउंडर है वो प्रोडक्ट हैंडल करते हैं, तो उनके अंडर जो टीम आती है उसको वो मैनेज करते हैं। और यूजुअली अभी उनको गाइडेंस भी देते हैं उस लेवल पे। तो यहाँ पे आप कुछ गाइड करना चाहेंगे कि बिकॉज़ हमको भी 8-10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है। तो हम कैसे लोगों से काम करा सकते हैं? वो लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? या उन्हें कैसे बिल्ड किया जा सकता है, एक स्टार्टअप फाउंडर कैसे बिल्ड कर सकता है? आपके पास एडवांटेज है जो किसी के पास नहीं है, वो ये है कि दैट यू नो योर बिजनेस। राइट।
No one else knows the business. You means your co-founder, etc. Whosoever. So I'll take you as example. आपके पास वो एडवांटेज है और आपकी जिम्मेदारी है और आपका एडवांटेज है that you know your business in and out. Otherwise, you will not be in this field. So that is decided that you have the advantage. Right. Now, question will come that how to impart that knowledge and skill and information to your people, whether they are in senior, middle level or junior bachas, whosoever. Right. Now that question will come. That's why I said कि जो इनिशियल फर्स्ट लाइन को एकदम से आप लेते हैं उनको इंडक्शन दीजिए, थोड़ा सा वो लीजिए और आप suppose you are the, as you rightly said, and I requested in the beginning that I made the same comment that owner or the promoter is the training manager. So you are the training manager because you are giving them hands-on training. That we have to decide, and we have to be very clear about it. That owner can give hands-on training who nobody else can, because you know the business. Right. You know how to plug me in as a fresher and how to plug me out and give another job, give another scenario. Because in 3 months, 5 months, 6 months, 7 months, you would have seen my strengths and also my weaknesses. So you are the best person. Point one, you know the business. Point two is the growth of the business. You know the plans of the business owner. So you are the best person to know. See what happens. This could apply to anybody. In fact, it becomes when the organization grows and it becomes large. Then you cannot do it. But at this point, yes, you can do that. And actually, most of the startups do it. Right. With support of 1 or 2 more people, they do it. Suppose tomorrow your strength is suppose say 50-60. So what will happen? You will take one more person, and with that help, you will lead the HR function in addition to your duties as promoter. Plus one support system. That's it. But let me repeat, at the cost of being very, very repetitive, please use technology. Because you plus one will be sufficient with the use of technology. 2 plus 1 without technology, difficult job. Got it. I gave one example. Any number of examples can be cited. So that's one example that I gave, if it's a bulk hiring. Okay. Another thing is, suppose you are going for recruitment for senior people. Then take use of platforms like LinkedIn. Use the referencing. Referencing is still very good way because then you get a ready-made material. I know someone, you refer. So I know that you are assured of some basic traits availability, some experience availability, whatever. So referencing is something very good and which is being used nowadays rather than going for advertising. LinkedIn is one, other sites are there, job sites are there. But these job sites, they do not give you the confidence of professional competence. LinkedIn at this point of time gives something. So यहाँ पे यूजुअली स्टार्टअप्स में या MNCs में भी एक बात की जाती है कल्चर के बारे में कि कल्चर इज मैजिक एंड एक हाई परफॉर्मिंग टीम कल्चर कैसे बिल्ड कर सकता है एक स्टार्टअप जो 8-10 लोगों की टीम है जिन लोगों की कल्चर ओवरनाइट तो डेवलप होगा नहीं, लेकिन हाँ उसको फास्ट कैसे किया जा सकता है, उसका डेवलपमेंट जल्दी कैसे आ जाए, वो हमारे इंटरेस्ट में होता है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में होता है, अगर हम उसे जल्दी बिल्डअप कर ले जाए. अगेन the leader is the key person to develop the culture. That is one. 2, what kind of culture? One could be cooperative or a supportive system, which is a culture, which is a team building is a culture. Technology is a culture. Good promotions, good social systems, taking care of my people, taking care of my subordinates is a culture. Suppose you are my boss and I'm your subordinate and there are 5 people below my level. Now, I don't take care of them. Boss calls me, gives me good bashing, ye nahi hua, wo nahi hua and all that, and I keep on conveniently pass on the blame. That's not a cooperative culture, that's not a team building culture. As a team, I have failed. Now, I have failed, okay, that is one. But that is to be seen by you as my boss also. Correct. That I should be a team leader. If I am a team leader, I should own these things.
Not that everyone will falter or blame आएगा, but कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की ग्रोथ में तो चाहिए. तो टीम बिल्डिंग का कल्चर चाहिए, कोऑपरेटिव कल्चर चाहिए, फेयरनेस चाहिए, ओपननेस चाहिए, ये आपको चाहिए. इन सब के लिए लीडरशिप ना, इसमें एक फर्क ये आता है कि इसमें 1+1 टॉप +1 का ही होना जरूरी होता है. टॉप दैट and +1 that is me, that is below you. If you start doing it, suppose you have 15 people, 30 people, as a team leader, you start doing it. Consider it when I am also there to support you as your number 2. That will be much more easier. 3. There is a subtle matter in this. Subtle matter is when the team grows, when the organization is a little bigger, your day-to-day interaction is not with everybody. Right. I consider you the number 1 of the or MD or whatever. So your interaction with everybody is not there every day. But I may be a person because I am number 2 or number 3. I'll be interacting almost with 90% people every day. Correct. Now you want me to, because culture is somewhere communication as well. So unless we communicate with the employees, how do we create a culture? So that culture, that communication has to come in. Now, you cannot communicate. For business, you have 10 more things to look after in the company. So then who will do it? I will do it. Or maybe my team member or whosoever, it will do it. So that is important. Lastly, but that's the most important, the communication. Communication has many facets. It helps culture, building culture. Because unless you communicate both ways, communication is not one way sermonizing. अच्छा होना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए, आपको टीम के मेंबर को मदद करना चाहिए. इससे कल्चर तो बिल्डअप नहीं होता. ये सर्मनाइज है. मैंने 8 सारी चीजें अपने बचपन से लेके पढ़ी हैं और सारी आपके ऊपर लगा दी. वो नहीं हो सकती, ना ऊपर वाले पे ना नीचे वाले पे. तो आपको करना पड़ेगा. तो सर्मनाइजिंग नहीं चाहिए. कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का पहला प्री रिक्विजिट है बोथ वेज. मेरा और मेरी टीम या मेरे टीम मेंबर से कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होना चाहिए. सिंगल कम्युनिकेशन होता ही है कि अब वो आता है और मैं उस पर शाउट करता हूँ, तो सिंगल कम्युनिकेशन हो ही है. बट द मोमेंट आई टेल हिम दैट यू हैव नॉट कम टू द एक्सपेक्टेशन, दैट इज वन कम्युनिकेशन. बट द सेकंड सेंटेंस इज व्हाट वाज द रीजन. I could have helped you. That's the third sentence. I could have helped you. Why don't you tell me what are your difficulties? So what will happen? The person is going to open up and do it as a team leader. So that is the culture that has to be brought in. Culture of openness, culture of honesty, of course, that is there, and a culture of communication. तो यूजुअली अभी हम लोग क्या करते हैं, आई बिलीव टू लीड बाय एग्जांपल, कि अगर मैं अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अपने टीम मेंबर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो टाइम पे सिस्टम पे बैठे, 10 बजे का टाइम है 10 बजे बैठे, तो आई ट्राई कि मैं 9:50 पे ही बैठ जाऊँ. मैं 10:30 बजे आऊंगा तो मैं बोल भी नहीं सकता उनसे कि आप लेट क्यों आ रहे हो, आप क्या कर रहे हो. तो आई बिलीव कि दैट्स माय कोर, कि आई बिलीव टू लीड बाय एग्जांपल. Correct. I fully agree. And that is what the leadership is. Because the leader is supposed to lead by the example, and that's what rightfully you are doing. The moment you start using your position as formal, your informal authority goes down. Your informal control goes down. Then no one will say anything. You are the boss. So your formal authority is there. But the moment you start coming to the office at 11 o'clock rather than 10:30, or you are not reaching by 10:15 or so, that moral control goes out. That has nothing to do, please remember, that has nothing to do with your money or your being the promoter of the company. No. Nothing. It only happens because of your leadership quality. I'll give you an example. That's a personal example. I can quote the company also. I started my career with NTPC. Junior man at that point of time, they're the first level of executive. So I was executive. Our timings were 9 to 5:30, 5-day week. Fine. But 90% or 95% employees, and card punching was there, and that was not a software kind of a thing. This one was there, and you punch in the machine, tuck, and then all that. You will find 90%
इंग्लिश में हिंदी में हम थोड़ा रखें तो आई थिंक और इजी होगा अच्छा, समझना लोगों के लिए। जो जब एनटीपीसी शुरू किया मैंने, जो मेरा पहला करियर में पहला पोजीशनिंग था, एग्जीक्यूटिव की तरह हुआ था मैं, उनका एग्जीक्यूटिव लेवल का फर्स्ट जूनियर मोस्ट नेचुरली। और वहां पर जो पंचिंग का सिस्टम था वो कार्ड पंचिंग पुराने टाइम की थी, अब तो शायद मशीन्स भी नहीं आती, वो बड़ी सी होती थी, उस पर हट से करके आप पंच करते थे। बट बिलीव मी, ये मैं आपको 82 की बात बता रहा हूँ, 82 83 90-95% employees were on time because the culture was such. When it was decided that from normal attendance register, punching machines were introduced, there were some grievings. होती हैं. What happened? The then CMD of the company said, tomorrow morning I will punch the card. Now that was the message. When the CMD says I will punch the card, that's a culture. So this is how you make the culture. Like you said, the leadership. He did not say anything. He did not issue an agreement. He did issue an order. No issue order was issued. At that time, there were 6,000 people in the company. This was the only message. Tomorrow morning, I will punch the card. Thing was decided. That's the culture. But as he said, you have to lead by the example, and it's not a question of money or salary. No. ये चेंज एक कोट सुन करके आया था जो कि काफी अच्छा है। वो कहता है कि आप जो बोलते हो लोग वो नहीं करते, आप जो करते हो वो लोग करते हैं। तो वही है कि आप जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हो वही आपकी टीम आगे फॉलो करने वही फॉलो करेगी। नॉट ओनली दैट, कई बार तो हम उसको बाद में भी फॉलो करते हैं उन सिचुएशंस में। आप इसको देखें, इसको सिचुएशनल लीडरशिप कहते हैं, उसको छोड़ देते हैं हम अभी, वो तो बड़ा लंबा है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सिचुएशन हुई, प्रॉब्लम हुई, जो भी थी, और आपने उसको एक पर्टिकुलर तरीके से हैंडल किया। मैं आपका जूनियर हूं और 1 साल 6 महीने जो भी के बाद फिर वैसे ही सिमिलर प्रॉब्लम हुई, एंड देन आई वाज सपोज टू डील। तो मैं आपकी चीजों को रिमेंबर करके आई टेक अ क्यू, उससे सोच करके मैं उसको फॉलो करता हूं। ऑल्सो अगर आपने उस समय को गलती करी, नॉट दैट कि मतलब उसको नेगेटिव सेंस में ले रहा हूं, अगर वो चीज यूजफुल नहीं हुई तो मेरे भी समझ में आ जाती है, मैं उसको वो रास्ता नहीं लेता तो उस सिचुएशन को सॉल्व करने में। जैसे आपने कहा ना कि आप जो करते हैं वही लोग फॉलो करते हैं, लोग घर बोलने से फॉलो नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, चाहे पॉजिटिव बने नेगेटिव बने, दोनों में देखा फॉलो। एक्चुअली यही आपकी लीडरशिप का टेस्ट है, आपकी माने लीडर का जो भी है। सो यूजुअली जब कंपनीज रन होते हैं तो काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं बिटवीन एम्प्लॉयज और बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज एज वेल। सो वो सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं हम लोग कि वो कॉन्फ्लिक्ट या तो वहीं के वहीं रिजॉल्व कर सके, या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना, कम से कम हो। एक ऐसा कल्चर या फिर एक ऐसा सिस्टम कैसे बिल्ड कर सकते हैं स्टार्टअप में? ये इसके लिए टीम बिल्डिंग बहुत जरूरी होता है। और आपका एडवांटेज क्या होता है कि आप लीन ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं स्टार्टअप सिनेरियो में। जब लीन होते हैं तो आपकी ज्यादातर से आपका 1:1 रिलेशनशिप होता है, कम्युनिकेशन सबसे होता है। तो उस केस में कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन थोड़ा आसान हो जाता है। मुझे अगर 500 लोगों को आज रिजॉल्व करना है कंफ्लिक्ट, 500 को ना तो मैं बात कर सकता हूँ, ना मैं नाम याद रख सकता हूँ, ना वो सुनेंगे, बस वो सुनेंगे कि ये एक सीनियर मैनेजर है एंड ऑल दैट, उसने ये कहा है। बट कन्विंसिंग पावर मेरी कम हो जाती है, बिकॉज मैं उनसे 1-to-1 बात नहीं कर रहा हूँ। यू इन ए स्टार्टअप यू हैव द एडवांटेज ऑफ टॉकिंग टू मी, गोइंग टू द डेस्क, भाई ये हो गया, ये प्रॉब्लम आ गया, तुमने ऐसा किया था, क्यों किया था, तुमने उनको कहा कि ऐसा मत करो, क्यों करो, ऑल दैट। कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन आसान होता है। तो 1-to-1 करना पड़ता है, और 1-to-1 आराम से आप 30-40-50 लोगों में कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखा जाएगा कि इस केस में भी 1 या 2 लोगों से सपोर्ट लेना चाहिए, जो कि आपके चेंज एजेंट होने चाहिए इन सिचुएशंस के। आप अगर 50 को करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ 2-3 लोग और भी होंगे तो जरा आसान होगा करना। जस्ट अ मैटर ऑफ ईज, तब कर सकते हैं आप। सो नाउ थिंक केम कि हमने हायरिंग कर ली एक टेक्नोलॉजी के थ्रू, ट्रेनिंग भी दे दी अगर फ्रेशर लिया, या फिर मैनेजर लेवल पे तो उनको ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के थ्रू ऑनबोर्ड कर लिया। नाउ कम वो अपने जॉब पे स्टार्ट कर रहे हैं जो उनको केआरए मिला है। सो हाउ शुड वी मैनेज
them, एक टीम मेंबर को कैसे मैनेज करना चाहिए अलग अलग पोजीशन लेवल्स पे, क्योंकि यूजुअली व्हाट आई बिलीव कि मैं बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेज नहीं करता। वंस आई गिव सम टास्क कि मैंने आपको टास्क दे दिया, आपको डेडलाइन दे दी 1 हफ्ते की, आप करके लाओ, कैसे करना है ये आप सर्च आउट करो, और कोई प्रॉब्लम आए तो खुद ही सोल्यूशन भी उसका सर्च करो, फिर भी नहीं हो रहा देन मेरे पास आओ। तो हमको कहाँ पे माइक्रो मैनेज करना भी जरूरी है क्या, या फिर ओपन रखे, माइक्रो मैनेज ना करें, या फिर किस तरीके से मैनेज करें लोगों को? मैनेज करना अब कम हो गया है, स्पेशली अगर सीनियर लोग हैं तो उनको माइक्रो मैनेज करना ही नहीं चाहिए, वरना उनके साथ वो प्रॉब्लम आएगी जो आपने पहले कही कि रिजिडिटी की प्रॉब्लम आती है। अगर मैं वो ज्ञान देने, हिंदी में कहते हैं ना, ज्ञान देने लगता हूँ, तो इमीडिएटली एक आपका रिएक्शन आने लगता है, ये तो मैं भी जानता हूँ, क्या ये सारी चीजें इनको, ये सब हम सोचने लगते हैं साथ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और हमें ये लगता है कि अरे ये तो मैंने किया था ना। एक हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है इस मैनेजमेंट को करने पे, परफॉर्मेंस मैनेज करके, कि एक चीज को करने के कई तरीके होते हैं, अनलेस कि वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो। मशीन को चलाने का, ड्राइव करने का एक ही होता है, क्लच होता है, ब्रेक होता है, जो भी होता है, लेकिन इसको करने का एक तरीका नहीं होता है। तो आप मैनेजमेंट में जाते हैं तो आपको ये ओपननेस रखनी पड़ती है कि करते हैं। अब उसमें क्या होता है, रिजिडिटी क्रिएट होती है, क्योंकि आप उस काम को जो आपने 3 साल पहले सक्सेसफुली किया था, आप फिर वही रिप्लिकेट करना चाहते हैं, जो कि मैं नहीं होने दूंगा। होने नहीं दूंगा मतलब मुझे नहीं पसंद आएगा, क्योंकि तब तक बहुत फैक्टर्स बदल जाएंगे, ना भी बदले तो आफ्टर ऑल आदमी का ब्रेन तो बदल गया, मेरा थॉट प्रोसेस दूसरा हो सकता है। और मैं भी कहूंगा इनको अगर आउट ऑफ 10 8 पॉइंट का सक्सेस मिला था तो सर 8 पॉइंट का सक्सेस मैं ले आऊंगा, लेकिन मुझे लेफ्ट होकर के जाने दो, ये तो कहते हैं राइट से जाऊंगा। तो वो तो आपको करना पड़ता है, और यही एक वजह होती है, बल्कि और इंपॉर्टेंट वजह होती है, कि जब आप ट्रेनिंग कराते हैं लोगों की, जो फंक्शन एक ट्रेनिंग का एचआर के साथ आता है, जो एम्प्लॉय अंदर आ चुके हैं, जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आफ्टर ऑल ट्रेनिंग का क्या पर्पज होता है? ट्रेनिंग का पर्पज ये होता है कि आप कुछ, तो एक होता है फ्रेशर के सिनेरियो से, एक होता है कि टू डू ए जॉब बेटर। जॉब बेटर में बहुत सब चीजें आ जाती हैं, जो भी है। तो टू डू ए जॉब बेटर इज अ कल्मिनेशन ऑफ फंक्शन, आपको कराना पड़ेगा। तो उनके लिए कैसे ट्रेनिंग दोगे आप, किस तरीके से होगे, कौन लोग ट्रेनिंग करेंगे, कौन नहीं करेंगे। मैं कईयों का ट्रेनर हूं और अभी भी करता हूं। मैं मतलब ग्रेजुएट बच्चों से लेकर के स्किल के लिए क्लास 12th के बच्चों से लेकर के जनरल मैनेजर्स और डायरेक्टर्स की भी ट्रेनिंग करता हूं। बिलीव मी मनमीत जी, इसमें जो एक बेस्ट पार्ट है कि बच्चा हो या रिटायर होने वाला हो, उसके मन में हमेशा 90% केसेस में आता है, आता तो जरूर है, चाहे वो बोले नहीं चाहे ना बोले, यार ये तो मालूम था, यार ये तो मेरा टाइम जा रहा है। नॉट रियलाइज टाइम जो आपका जा रहा है वो आपका काम नहीं सिखा रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करा रहे हैं। उस परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम सिर्फ आपकी नॉलेज, जॉब नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं या मैनेजमेंट डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम आपका मैनेजमेंट डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो जरूरी है। और वो जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, आजकल उसके साथ एक बहुत अच्छी चीज आ गई है और सब लोग यूज करते हैं, जो कि आप अपनी कंपनी में, और जब आप जिनको कंसल्टिंग करेंगे वो लोग अपनी कंपनी में थोड़े दिनों बाद करना शुरू कर देंगे। जैसे आपने कहा कि आपके पास 5-6 एम्प्लॉइज हैं, जब आपके पास 10-15 एम्प्लॉइज हो जाएंगे तो आपके लिए यूजफुल होगा। आई मीन नॉट दैट आई एम एडवाइजिंग यू, बट एग्जांपल ऑफ सजेशन कह रहा हूं। मेंटरिंग, मेंटरिंग करिए, ट्रेनिंग सबके साथ होगी, मेंटरिंग 1 to 1 होगी, 5 मेंटरिंग नहीं होती। आप मेरे मेंटर होंगे तो आप मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और मुझे तरीके बताएंगे और मुझे मेंटोर करेंगे अच्छी परफॉर्मेंस और ग्रोथ के लिए। जो बात की प्रॉब्लम आती है कि जब आदमी को ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं होती, देखिए पैसे आप बहुत ज्यादा नहीं देते हैं, आप स्टार्टअप में जो भी देते हैं पैसे ज्यादा देंगे नहीं आप, और उसकी अगर वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं होगी, उसको अपना ग्रोथ नहीं देखेगा, तो वो आपके यहाँ क्यों रहेगा? राइट। तो अब आपने क्या किया, पैसे में आप कमजोर, आप कमजोर नहीं, मतलब आप फिलहाल नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उसको रीजनेबल, लेकिन आप उसकी वर्किंग कंडीशन संभालेंगे, आप उसे उठा देंगे, गर्मी में नहीं बैठाएंगे। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कई एग्जाम्पल्स अजीब से होते हैं मेरे, बट कन्वे करना चाहता हूँ। आप उसको
परफॉर्मेंस देंगे, आप उसको प्रमोशन देंगे। जब आप प्रमोशन देंगे तो कहेगा मुझे पैसे दो, आप उसे पैसे ग्रुप थोड़े से देंगे, खुश नहीं होगा। लेकिन आपको नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव दे दो उसको, आपने उसको कूपन्स दे दिए, आपने अगर वो एजेंट पर्सन है तो आपने अगर आप भाई इतने दिनों तक मेरे यहाँ रहोगे तो मैं आपके बच्चों की सपोर्ट करूंगा, इस तरीके से, जो कि आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज नहीं बढ़ाते हैं ज्यादा। आपने कूपन दे दिए, आपने उनको क्या किया, आपने उनकी फैमिली के लिए कुछ सपोर्ट दिया। ये जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं ये उन लोगों को स्टार्टअप में रिटेन करने में हेल्प करेंगे आपको। एट द टाइम ऑन द करियर फ्रंट मेंटरिंग करिए, मेंटरिंग करने के लिए जैसे भी सीनियर लेवल हो या परफॉर्मर्स हैं उनको मेंटोर बनाइए आप। और क्योंकि वो मेंटोर उस काम के जानने वाले ज्यादा अच्छे होंगे तो वो मेंटोर करेंगे, उस मेंटोर से उस आदमी की परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस से आप रिवॉर्ड को चले जाएंगे। प्लस नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स दीजिए, और इंसेंटिव्स के साथ उनको हेल्प करिए। जैसे एक सिस्टम होता है, मैंने यूज किया हुआ, कई चीज में अपनी पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ, इसीलिए कमेंटेशन देना है, कोई पैसा नहीं खर्च होगा, एक कागज तो छापना है। मैंने किया कि इस मंथ में, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होता है, अगर मेरे यहाँ किसी व्यक्ति को हर 15 दिन पे 15 डेज का टाइम लगा, उसको ये कमेंडेशन लेटर मिल गया, तो मैं अगर उसके पास 5 कमेंडेशन लेटर आ गए, कोई भी नंबर तय कर लिया, तो मैं उसको एक इंसेंटिव देता हूं फलानी चीज का। वो नॉन मॉनेटरी होगा। जैसे अगर वो मैरिड पर्सन है तो मान लिया हमने उससे कहा कि ये 2000 रुपए का कूपन है, आप गो टू दैट शॉप, बाय अ मिक्सी, जो भी है आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप करते हैं। लेकिन इस सब में किसका रोल है? इसमें मेंटोर का रोल बहुत होगा, क्योंकि आप सिर्फ आप उसका असेसमेंट देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि आपको असेसमेंट तो करना है। अभी असेसमेंट इस दुनिया में करने लगूंगा तो आधी दुनिया खाली हो जाएगी, तो मेंटोर कैसे होगा? जो उसको इम्प्रूव तो कराइए, इम्प्रूव कराने में उसको सपोर्ट करिए। सपोर्ट कौन करेगा? आप थ्रू मेंटर करिए। हर चीजों के लिए मानव जी नहीं आ सकते हैं, कोई नहीं आ सकता है, राइट? तो उसके लिए मेंटरशिप चाहिए होता है, जो कि आपके एचआर सिस्टम में आज बहुत अच्छे टूल है। सो लाइक एचआर में एक पार्ट भी आता है कि काफी सारी पॉलिसीज होती है एक स्टार्टअप को या एक कंपनी को रन करने के लिए। सो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या-क्या एक इम्पोर्टेंट पॉलिसीज है जो स्टार्टअप के पास होनी चाहिए? बिकॉज़ हम 100 पॉलिसीज होती है मेरे समझ में आए तो, किसी चीज़ को मैनेज एचआर की 100 से भी ज़्यादा हो सकती है। बट कुछ 5-10 इम्पोर्टेंट क्या होंगी कि ये मस्ट हैव है, ये होंगी तो सारी चीज़ें अच्छे से रन कर सकते हो आप, या फिर एक अच्छे से एचआर डिपार्टमेंट चल सकता है इन पॉलिसीज में? ये 2 तरीके की होंगी, इसमें 2 हिस्सों में अगर आप ऑफ हैंड बता रहा हूँ, 2 चीजों में बांटेंगे। एक होगी एम्प्लॉय रिलेटेड, एक होगी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड। लार्जर सेंस में तो सभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है, लेकिन अगर इसको ए और बी करते हैं तो ए तो एम्प्लॉय में हो जाएगी। जैसे अटेंडेंस क्या होगी, कब आओगे, क्या टाइमिंग होगा, फलाना होगा, ये ऑलरेडी मंडेट पॉलिसी, बट इसकी जरूरत होती है, ऐसा नहीं होता कि इसकी जरूरत नहीं है। तो ये एक तो पॉलिसी होती है इस तरीके के, अटेंडेंस की पॉलिसी हो गई, लीव की पॉलिसी हो गई, फेस्टिवल की पॉलिसी हो गई, ये सारी पॉलिसी इस तरीके की इसमें आएगी। दूसरी ऐसी आती है प्रमोशन पॉलिसी, जो एम्प्लॉय को इम्पैक्ट करेगी, ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करेगी। प्रमोशन पॉलिसी, इंसेंटिव पॉलिसी, डिसिप्लिनरी पॉलिसी, थोड़ा नेगेटिव लगता है लेकिन ये भी जरूरी होता है। डिसिप्लिनरी पॉलिसी प्लस पॉलिसी ऑफ फर्दर ग्रोथ, यानी कि मैं ट्रेन कराऊंगा आपको, और ट्रेन कराने के बाद अगर आप में ये एबीसी क्वालिटीज डेवलप हो गई तो मैं आपको क्या करा दूंगा, ये चाहिए होती। लेकिन शुरू में होता क्या है कि आपको ये सारी पॉलिसी तो कई बार मिल जाती है, यू विल हायर अ कंसल्टेंट, यू विल टेल हिम योर बिजनेस, वो क्रिएट कर देगा। लेकिन असली चैलेंज आपका एज ओनर, एज प्रमोटर वहां आता है कि डेवलपमेंटल पॉलिसी कौन सी लाओगे आप। उसके 2 पर्पज होंगे, एम्प्लॉय रिटेन कर लोगे, एम्प्लॉय मोटिवेटेड करेगा, वो आप बहुत ज्यादा चाहते हो। in all your own heart, any promoter will like that, to retain good people and do that. And of course disciplinary policy will tell very bad scenario but to check someone out. There is a joke in HR session. CEO of the company said कि send so and so and so शायद आपने सुना हो ये स्टोरी, को इतने लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेज दो। तो सीएफओ ने कहा कि सर इसमें इतने लाख रुपए खर्च होंगे,
और लौट के पता नहीं मैं रहेगा कि नहीं रहेंगे। क्या लगा, एक बात बताओ, इन सब की परफॉर्मेंस खराब हो और अगर ये सब चिपके रहेगा इस कंपनी में तो मेरी कंपनी का क्या? तो बेसिकली ट्रेनिंग और मेंटरशिप इज एन इन्वेस्टमेंट, उसको इन करना ही पड़ेगा आपको। सो हम आपके ना किसी रियल एग्जांपल से समझना चाहेंगे कि यूजुअली आपने लास्ट 28 ईयर्स में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखे होंगे एचआर के अंदर। बड़े-बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखे होंगे, छोटे से छोटे भी देखे होंगे। सो कोई एक बड़ा एग्जांपल और वो सिचुएशन में फिर कैसे आगे हैंडल हुआ एंड उससे हम फिर क्या सीख सकते हैं, वो हम थोड़ा आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे। विदाउट नेमिंग, नाम करना ठीक नहीं होगा, सेक्टर बता दूंगा आपको। जी। ठीक है, एक मैं एग्जांपल दूंगा कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, जिसमें लेबर है, उनके सुपरवाइजर्स इन्वॉल्व थे, और दूंगा आपको रिटेल सेक्टर का, जिसमें मैनेजर्स लेवल एंड उसके ऊपर वाले लोग इन्वॉल्व थे। एक कंफ्लिक्ट आया कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जिसमें लार्ज मैन पावर, कंस्ट्रक्शन में लार्ज मैन पावर होती है। वी वर कंस्ट्रक्टिंग मेडिकल कॉलेज, मेडिकल 300 साढ़े 400 करोड़ का होता है, तो उसमें कितनी मैन पावर, अनस्किल्ड मैन पावर थी। कंफ्लिक्ट वाज, देयर वाज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, एक लेबर की डेथ हुई, कुछ मिसमैनेज हुई चीजें, जिसकी भी एक्चुअली गलती उसकी थी, गलती किसी और की नहीं थी, बट स्टिल वो तो एक इशू बनता ही है, वो एक इशू बना। I was heading the HR function at that point of time. So that was told to me from my site. I raced to the site, 300 kilometers, 400 kilometers. Anyway, so I appraised the whole thing. There were people, there were family of the person and all that. Unfortunately, it turned out quickly, but that had to be resolved. So what I did, and of course, usually in these cases, there are some union people or some local political people who try to make advantage of this. So what I did, that there is always a compensation policy of the government of India. Act is there, compensation. So I immediately released that much of funds within 7-8 hours. The unfortunate incident around 3 o'clock in the afternoon, by 9 o'clock, the check was given to the family. Then, what I did, I made the amount double and issued another check of that amount. Suppose the first one 5 lakhs, so 5 lakh was given. 10 lakh extra check was made. That was given. Made a promise of employment. Now, children were small. There was no question of employment. So I said, okay, wife or whosoever is suitable, whatever, subject to suitability will be employed. And of course, 2 children up to the age of 18, education will be taken care of the company. Now, no one can bring back a dead person, that everyone knows. And I also had that feeling कि यार क्या हो गया है, लेकिन ये करने से जो कुछ भी हम कर सकते थे हमने किया। इसकी जो अगर मैंने, ये तो एक केस मैंने आपको बताया, रियल केस था, मेरे साथ ही हुआ था। मैं अब इसकी खुद लर्निंग बताता हूं। लर्निंग क्या है? एम्पैथी। आई न्यू की गलती हुई है, चाहे उसकी हुई, लेबर की ही हुई हो, क्यों हुई, कैसे हुई, क्या सम्मान नहीं था, वो एक अलग बात है, कंपनी का वो करेगी और हमने किया, बट हमें उसको सॉर्ट आउट तो करना था। हम उसको वापस नहीं ला सकते थे, गिवन कंडीशन सपोर्ट कर सकते थे। सो द लर्निंग इज, इट कैन नॉट बी एन आइडियल सिनेरियो इन एनी कंफ्लिक्ट, ट्राई टू ब्रिंग आउट द बेस्ट पॉसिबल पार्ट। One was in the retail sector. Now this was construction, I purposely told you, because people were not so well off, I mean laborer. Second one is managers, senior managers, junior managers, retail sector, sufficiently, I mean, employed, good employment and ठीक ठाक मनी था। उनका प्रॉब्लम क्या था? उनका प्रॉब्लम नेचुरली चीजें आती हैं उन चीजों से, सर हमारे यहाँ आपकी जो अटेंडेंस पॉलिसी है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर हम इतनी देर से नहीं आते हैं तो हमारे इतने पैसे कट जाते हैं। और इसको लेकर के काफी सारे शोरूम होते थे हमारे, काफी शोरूम्स में डिस्कंटेंट भी फैला। I went there, in the sense that met a few of them, and I told them
लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, फिर सोल्यूशन करते हैं। हम्म, प्रॉब्लम है करके हम कंपनी का बिजनेस नहीं खत्म कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है ये है, उसका सोल्यूशन क्या है ये निकालने की बात है, विच इज टू बी जॉइंट एफर्ट बिटवीन विद यू एंड मी। यू मींस मी मींस मैनेजमेंट साइड, यू मींस एम्प्लॉय साइड। सो दोनों साइड्स को साथ करना पड़ेगा। द डिफरेंस इज, फर्स्ट एग्जांपल में मैनेजमेंट का साइड का ज्यादा रोल था, लेबर के साइड का रोल कम था। इसमें भी था, इसमें जो हमारे एम्प्लॉइज थे रिटेल के, उनका था, पढ़े लिखे बच्चे बंदे लोग थे और हम लोग तो थे। They said the same thing. Now, I told them very clearly कि आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए। Now that was critical and changing scenario. But no one expected कि ये पूछ लिया जाएगा। मैंने कहा आपके हिसाब से बताइए ना, ये मत बताइए कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। You give me a policy, let me review. As management, I'll tell you कि मैं कर सकता हूँ नहीं, या कितना करता हूँ। Now that is the resolution. That is a little tough negotiation resolution. But जब काम को आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, डिपेंडिंग कि आप उस करने के लायक हो, आपके पास अथॉरिटी नहीं है, कर सकते हो, पढ़े लिखे हो, तो ये दूसरा रेजोल्यूशन का तरीका होता है कि मैं आपसे कहूँ उस काम को कर दीजिए। I'll give you another example which comes to my mind. This thing. मैं एनटीपीसी में सर्व कर रहा था। मैंने कहा उस समय वो जूनियर था, 2-3 साल का सर्विस था, 10 साल में 2 साल किया था, जो भी नया साल का 1 जनवरी का। मैं किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट पे था जहां पर बड़ा वोलेटाइल सिनेरियो रहता था, यूनियन वर्क, और हम लोग बैठे थे। तो 1 जनवरी थी, तो मैंने मिठाई मंगवा कर टेबल पे रखी हुई थी, और जो आता था हेलो भाई ये वो मिलते मिलाते थे। 2-3 आए लीडर, लेबर लीडर्स, उन्होंने एक चार्टर्ड डिमांड दे रखा था। उसमें एक सीनियर बंदा था और 2 थोड़े यंगस्टर है। एक ने कुर्ता पहन रखा था, वो अपना नया साल हो लिया, नए साल की मुबारकबाद। उसने बड़े ड्रामेटिक स्टाइल में अपना कुर्ता यूं उठाया और जैसे अपनी वो वीडियो बनाते बनाया, और मुझसे कहा कि सर आज तो कुछ दे दो। अब आई न्यू कि उसका मतलब क्या था कि मेरी चार्टर्ड डिमांड जो है उसमें कुछ तो इट स्ट्रक टू मी इमीडिएटली। मैंने एक मिठाई उठाई उसमें से टेबल से और उसकी झोली मैंने कहा अब 1 जनवरी है, आप मुझे बधाई देने आए, और लो मिठाई खाओ, कल की बात कल करेंगे। ही वाज शॉक्ड। अरे साहब ऐसा, तो सीनियर लेबर लीडर्स भी अक्लमंद होते हैं, ऐसा नहीं है, सिंसियर भी होते हैं। तो जो सीनियर बंदा था, ऐसा जेन्युइन बंदा था, उसने कहा भाई साहब ने आज का राउंड जीत लिया, तो कल आना है बात करने। आज तो तुमने मांगा, उन्होंने दे दिया, और आज के दिन में मिठाई अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, दे दिया। सो जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है उसकी थ्योरीज बहुत सारी हैं। आप अगर कहेंगे तो आई कैन रटल आउट फॉर 5 आवर्स, बट फैक्ट सिचुएशनल सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको ये वो बताई जहां पढ़े लिखे मजदूर नहीं थे, कहा एक बात है पढ़े लिखे, और जहां ये बताई जिसका कोई एंड नहीं था, जो कोई जवाब तो था नहीं। मैं उस समय उसका कोई चार्टर डिमांड को डिस्कस कर नहीं सकता था, कुछ भी नहीं करता, बट देन आई कुड सेव द डे फॉर देम। दैट इज हाउ इट हैपेंस। अंडरस्टूड। सो ऑलमोस्ट हम क्लोजिंग की तरफ ही हैं, तो वन मोर थिंग कि एक हम इसको एचआर से थोड़ा सा अलग रखेंगे क्वेश्चन को। इट्स ऑन ओवरऑल लाइफ और ओवरऑल बिजनेस, कि एक स्टार्टअप ओनर अगर बिजनेस कर रहे हैं अपना, या फिर कोई भी बिजनेस फाउंडर है, तो एक मेंटोर का उनके लाइफ में या उनके बिजनेस में क्या रोल होगा आपके अकॉर्डिंग, एंड वो क्यों होना चाहिए? दो, अगर एक सपोज विदाउट मेंटोर कर रहा हूं कोई काम, और एक मेरे पास ऑलरेडी मेंटोर है, तो क्या डिफरेंस आएगा दोनों? मेंटरिंग द प्रमोटर और एम्प्लॉय, या एम्प्लॉयज की बात करें, प्रमोटर। Suppose I am a promoter, you are the mentor. Now when I say mentoring could be 2 things. One is the management and blah blah blah. 2 is my business. In business also, direct business also, you can mentor. Okay? उसमें mentor का वैल्यू बहुत ज्यादा है, undoubtedly, because mentor is one person जो आपकी, जिसे कहते हैं ना कि आप you will learn by mistakes, by committing mistakes. आपके पास टाइम नहीं है, आप स्टार्टअप हो, आपको टाइम बचाना है। अगर आप हर चीज के लिए पहले गलती करोगे फिर सीखोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, लाइफ निकल जाएगी। तो बेटर ये है कि वो मेंटोर जो है आपको उन चीजों की हेल्प करे। फायदा ये होगा, या क्रक्स ये है
कि आपको ओपन माइंडेड होकर के सुनना पड़ेगा। सुन लीजिए, मैं आपका मेंटोर हूं तो आपको बताऊंगा ये होगा ये होगा ये होगा, आपको मैं ठीक है, यू टेक इट और लीव इट। बट मेंटोर का फायदा है आपको मेंटोर मिलेगा, मेंटोर आपके सीनियर लेवल के हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम एक आएगा कि क्या आप अपने कोई ऐसे बिजनेस में हो क्या जो कॉन्फिडेंशियल टाइप का है, जो ऐसा है एक्सक्लूसिव है, जिसके लिए कोई मेंटरिंग नहीं करेगा, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। अदरवाइज यूजफुल। ओके ओके, अंडरस्टूड। सो आई थिंक आज की पंचलाइन हो सकती है कि एज अ स्टार्टअप आपके पास टाइम नहीं है, तो वो टाइम अगर बचाना है आपको, तो मेंटोर की जरूरत है कि आप मिस्टेक्स पे करे जा रहे हो मिस्टेक, और देन वो मिस्टेक से सीखोगे फिर करोगे, तो बहुत टाइम निकल जाएगा। लेकिन अगर एक मेंटोर आपके साथ है तो वो सारे मिस्टेक करने से आपको बचा सकते हैं। बचा सकते हैं। देखिए, वो एक एज ओल्ड सेइंग है कि भाई तुम गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, वो ठीक है, लेकिन स्टार्टअप पे लागू नहीं होगी, क्योंकि स्टार्टअप के पास गलती करने का टाइम नहीं होता है। आप फाइंड अप हो जाएगा, आई एम सॉरी टू से, अगर आप गलतियां कर करके सीखने लग पड़े तो आपको सीखना आपको नहीं चाहिए। जो कुछ भी रेडीमेड सिस्टम तैयार मिलते हैं उनको लीजिए। आफ्टर ऑल, जब एम्प्लॉय ले रहे हो आप तभी तो सोच रहे हो, जब आप टेक्नोलॉजी ले रहे हो तभी तो टेस्टेड टेक्नोलॉजी ले रहे हो। तो अपने मैनेजमेंट में ऐसा क्यों नहीं, उसमें भी सीखो। उसमें कोई चीज जो रेडी रेकनर है आपके पास, रेडी है तो है। आप अगर मुझे हायर करते हैं एज ए कंसल्टेंट तो क्यों करेंगे, आप इसीलिए तो करेंगे कि मैं आपको कुछ गलतियां होने से बचाऊंगा अपने हिसाब से। आप मैं माने तो आप करेंगे। और एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे बोल सकते हैं हम लोग। एचआर फंक्शन वो फंक्शन है जो कब चेंज करेगा पता नहीं होता है। आप अपने मोबाइल का एग्जांपल देता हूं, आपका जो भी मोबाइल वो बना, उसके कंपोनेंट्स हैं, उसका मटेरियल है जो भी। अब अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो उसकी प्रेशर, उसकी चोट खाने की, अगर आप अपने मोबाइल को एक पर्टिकुलर एंगल से, एक पर्टिकुलर हाइट से, सपोज आप अपने मोबाइल को लेते हैं, उसको 60 डिग्री के एंगल पे मोड़ते हैं और उसको 3 फीट 4 फीट की हाइट से छोड़ते हैं, उसमें कोई प्रेशर नहीं डालते हैं, तो उसका कोई एक एंगल टूट जाएगा। चलो, वही चीज आप रिपीट करेंगे तो फिर टूटेगा। 10 में से 9 बार टूटेगा, वो वही चोट आएगी, वही चिप निकलेगी। लेकिन ह्यूमन नेचर ऐसा है जो उन्हीं सिचुएशंस में कल सवेरे में कैसे रिएक्ट करूंगा आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। हमारा ही चैलेंज, आज मैं सवेरे उठा, बड़ा अच्छा रहा, सब हुआ, आज से बात हुई, सब होगी, बड़ा अच्छा होगा। कल उठा, क्यों उठा, उसके वेरियस रीजन हैं। यार उन्होंने आज मेरा सेशन लगा दिया, यार कल बात करनी है क्या, अब कुछ नहीं, हर दिन मैं आपकी बात तारीफ करूंगा, 12वें दिन आपको कल कर लेते हैं। सो दिस इज अ चैलेंज ऑफ एचआर फंक्शन कि वो कब चेंज होगा पता नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो सकती है। 10 दिन 12 दिन में 11-12 वही रिएक्ट करूंगा, 12वें दिन दूसरी तरह रिएक्ट। ये एक है हमारे का चैलेंज, तो है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आई थिंक वो सेम चैलेंज जो आपने बताया, टाइम बचाने वाला हो गया, चीजों को जल्दी से एक्सेलरेट करना है, आपको नई नई चीजों को जल्दी अडॉप्ट करना है, तो वही सेम चैलेंज हम वाइज के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे कि हमारे पास रामेश्वर प्रकाश जी जो एचआर एक्सपर्ट है, और भी बहुत सारे एक्सपर्ट है जो सेल्स को अच्छे से समझते हैं, कुछ है जो मार्केटिंग ब्रांडिंग को समझते हैं, कुछ है जो फाइनेंस को समझते हैं। तो एज अ स्टार्टअप ओनर अब मेरे को मिस्टेक्स करने की जगह उनसे हेल्प लेकर के मैं अपने डिसीजन मेकिंग को कम गलत कर सकता हूँ। लाइक पहले मैं 10 में से 8 बार गलतियां कर रहा था, अब मैं 10 में से 4 या 5 बार, तो मेरा वहां पे बहुत ज्यादा और टाइम के साथ में कॉस्ट भी सेव हो रही है। बिल्कुल कॉस्ट सेव है, और प्रोग्रेसिवली ये तो 10 से 8 से 4 में आ गया, कल आप 10 से 1 में आ जाएंगे श्योरली। ये 10 से 0 में नहीं आएंगे, ये होना बहुत मुश्किल नहीं है एचआर फंक्शन में कम से कम। लेकिन जो 0 के नियरेस्ट हो जाएंगे, 2 समथिंग, 100% वो कम कर सकते हैं, और होना भी चाहिए, व्हाई नॉट, होना भी चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली एचआर को कैसे कहते हैं ना, एचआर फंक्शन नहीं रहा, एचआर आपका रिसोर्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कहने की बात अलग है, ये सबसे अधिक ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स, क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं एचआर करता हूं इसलिए बोलता हूं, बिकॉज एचआर वो है जो यूज भी होता है और यूज भी किया जाता है और यूज भी करता है। आप एक कंपनी बनाते हो तो अल्टीमेटली उसको मानवेंद्र जी यूज करते हैं ना, हुई द पर्सन। आप मानवेंद्र जी को हटा दिए तो क्या कंपनी बना के यहाँ छोड़ देंगे, फिर वो बनी रहेगी, फिर वो कुछ नहीं करेगी, किसका बेनिफिट को है, वो प्रमोटर का बेनिफिट है क्या, जिसका भी बेनिफिट है।
तो एचआर वो फंक्शन है जो करता भी, क्रिएट करता है वेल्थ को और उसका यूज भी करता है। इतनी सारी दुनिया में इतनी सारी कंपनियां जो बनाई गई हैं, उनका अल्टीमेट यूजर तो ह्यूमन ही है। करेक्ट, यस, ठीक है। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपने बहुत अच्छे वैल्यूएबल इनसाइट शेयर किए हमारी ऑडियंस के लिए, एंड आई एम 100% श्योर कि उनसे बहुत सारी लर्निंग्स भी निकलेंगी जो वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने एचआर सिस्टम्स में, और वहां से भी बहुत सारी चीजें उनको एक टाइम एंड कॉस्ट सेविंग होगा, जो हमारा फोकस है कि टाइम भी बचे और कॉस्ट भी बचे। थैंक यू वेरी मच।